प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस यानी सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 से संपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि 2023 के स्टूडेंट्स जो है उसके लिए बहुत ही भी आए हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिएगा। तो प्यारे साथियों, आपका पहला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर प्यारे साथियों आपके सामने है कि ध्यान दीजिए, विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के बीच जो विभिन्नताएं होती है वे सामाजिक विभेद कहलाती है। परंतु धन रंग क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। और भारत में स्वर्ण और दलित, गोरे काले या गरीब अमीर का विभेद सामाजिक विभेद कहलाता है। स्पष्ट रूप से आपको पता चल गया विभेद यानी विभाजन। तो सीधी भाषा में अगर बात करें आप, तो धर्म संप्रदाय के बीच जो अंतर होते हैं उसे भी हम विभाजन कहते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 कि सांप्रदायिकता क्या है। इसका आंसर पे ऐसा हो कि जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर विलगाव उत्पन्न होती है। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, यानी कि सांप्रदायिकता जो है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए ये गलत साबित हो सकता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। बस आपको जो है सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते चलना है। तो अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर प्रश्न को कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या करेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर करके और बारीकी से सभी आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर कह सकते हो कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक प्रभाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्मों के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के सामाजिक और राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। तो ये भारत में विभिन्न श्रोता की तो चलिए अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों को आपको देना ध्यान। तो अगला प्रश्न आपका कि संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में सहायता है कैसे। तो इसका आंसर देखिए कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान की रचना करते समय हमारे राष्ट्रीय नेता देश की एकता के प्रति चिंतित थे। हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों ने हमें संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य, और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, बाध्य किया। यदि आज़ादी के प्राप्ति से ही हमारी संघीय व्यवस्था की नींव कमजोर होती तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती। उस समय देश के विभाजन के कारण जातीयता, धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद एवं क्षेत्रीय भावना चरम पर थी। स्वतः ऐसी विकट परिस्थितियों में मजबूत संघीय व्यवस्था की स्थापना कर ही सांप्रदायिक सद्भावना कायम रखा जा सकता था, ताकि देश की एकता एवं अखंडता अनुरक्षण रह सके। इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। तो प्यारे साथियों, इससे पहले वाले इतिहास के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो आपको ऊपर के आइकॉन में मिल जाएगा, उसका लिंक, वहां से आप देखिए, या फिर चैनल में जाकर के भी आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नॉन हिंदी और मैथिली की सबसे अधिक पढ़ाई आपके D4 स्टडी चैनल पे होती है। तो आप नॉन हिंदी और मैथिली की तैयारी के लिए भी आप D4 स्टडी को ही चयन करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक अच्छे तरह से पढ़ाई जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कि भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान में लैंगिक समभाव के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। अब कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, इन सभी प्रावधानों को हमको बारीकी से देखना है। तो पहला प्रावधान जो हमारा है वो है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई, यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं।
दूसरा है प्यारे साथियों कि रोजगार पाने के लिए पुरुष एवं नारी के साथ एक जैसी व्यवहार की व्यवस्था है। और तीसरा, नागरिक को पुरुषों के समान ही मताधिकार किया गया। और चौथा है आपका, राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि जिसमें पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। यानी कि किसी भी कार्य को करे, वो स्त्री हो या पुरुष, सभी को एक समान उसका वेतन मिलना चाहिए, यानी कि कार्य का मुआवजा मिलना चाहिए। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कि सामाजिक विभेद किस प्रकार का सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर भी है, वास्तव में सामाजिक विभेद, सामाजिक विभाजन और सामाजिक संघर्ष के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। सामाजिक विभेद का मूल कारण जन्म को माना जाता है। विविधता अच्छी चीज है, परंतु यह राष्ट्र के लिए घातक भी है। यानी विविधता जो है, अंतर जो है, वो अच्छी चीज भी है, लेकिन राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक चीज है, क्योंकि राष्ट्र में विविधता का मतलब होता है राष्ट्र में एकता न होना। उसके बाद धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमजोर बनाना है और राष्ट्र सामाजिक विभाजन के खतरे बढ़ जाते हैं। अतः सामाजिक विभेद को मिटा करके ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। यानी कि सामाजिक विभेद जो है लोगों में, उसे मिटा करके ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, कह रहे सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर बताइए। यानी कि सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। इसका आंसर देखिए कि विविधता विकासशील समाजों की विशेषता है। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाले जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के बीच जो वे सामाजिक विभेद कहलाती है। परंतु धन, रंग, क्षेत्र का विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। भारत में स्वर्ण और थोड़ा सा ऊपर करते देखिए, और स्वर्ण और दलित, गोरे काले या गरीब अमीर का विभेद सामाजिक विभेद है। यानी कि इस तरह से सामाजिक विभेद करते हैं लोग, समाज में एक दूसरे को नीच ऊंच की बातें की तरफ से देखते रहते हैं। चलिए अगले 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र में द्वंद्व से आप क्या समझते हैं। यानी कि लोकतंत्र में जो द्वंद्व है उससे आप क्या समझते हैं। इसका आंसर ऐसा तो कि लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभासा के कई उदाहरण मिलते हैं, अर्थात इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। इसके लिए इसे ही लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जाता है या फिर गया है। अमेरिका में व्याप्त रंग भेद इसका उदाहरण है। अमेरिका में व्याप्त रंग भेद जो है वो भी एक लोकतंत्र में द्वंद्व का उदाहरण है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। यानी कि सामाजिक विभेद जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो इसका उदाहरण भी स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में शामिल होती है। ये जनप्रतिनिधियों से शामिल होती है। ये जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना इतिहास होता है, इनकी अपनी निश्चित राजनीतिक विचारधारा और नीतियां होती है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके और देखते हैं। इसमें नीतियां तक तो समझ गए कि होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसी आधार पर जनता इनका समर्थन करती है। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। यानी कि जो चुनाव वाले लोग होते हैं वो अपने आपने भी देखा होगा कि अगर मुख्यमंत्री हो तो विधायक को खड़ा करता है। इसी प्रकार से तो उम्मीदवार बहुमत हासिल कर सरकार बनाते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वे सदन के अंदर और बाहर जनता की समस्याओं को उठाते हैं। यानी कि जो लोग हार जाते हैं वो क्या होते हैं, वही विपक्षी लोग बनते हैं और वही सरकार को गिराने की बात करते हैं या फिर जनता को उत्सुक करने की बात करते हैं। अगला 10वां प्रश्न है कि सामाजिक विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन सकती है। यानी कि समाज में जो विविधता है वो कब
राष्ट्र के लिए घातक हो सकती है, देश के लिए घातक हो सकती है। तो चलिए इससे भी हम पढ़ते हैं, सभी पॉइंट को बारीकी से पढ़ना है आपको, क्योंकि आपको 2023 के सबसे अच्छे रैंक वाले टॉपर्स बनना है। आपने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट में, जो कि आपके D4 स्टडी चैनल के ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, जिनका मार्क्स जो है कितना हाई रैंक आया है। तो चलिए इससे पढ़ते हैं कि सामाजिक विविधता वैसे तो समाज के विकास का लक्ष्य है, लेकिन जब यह विविधता लोगों में तनाव, संघर्ष व अलगवाद को जन्म देती है तो यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। भारत में जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा आदि की विविधताएं पाई जाती है, लेकिन निहित स्वार्थों तथा सहनशीलता के अभाव में विविधताएं सामाजिक तनाव का कारण बन जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। यानी कि ये जो विविधता है वो राष्ट्र के हित के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर वंशवाद से क्या समझते हैं। इसका आंसर है प्यारे साथियों, आपको सभी प्रश्नों का आंसर बारीकी से देखना है, एक ही प्रश्न का आंसर आपको मिस नहीं करना है। तो कह रहा है कि भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सम्मान्य हो। प्राय सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह देखा गया कि शीर्ष पर बैठे नेता अपने संगे संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को दल के प्रमुख पदों पर बैठाते हैं, और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कामयाब रहता है। वंशवाद की समाप्ति राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौती है। यानी कि प्यारे साथियों, आपने भी देखा होगा कि एक राजा जाता था तो दूसरा राजा उसके वंश का ही कोई आता था, उसका पुत्र हो, उसका भाई हो, कोई भी हो। इसी प्रकार अभी राजनीतिक में हो रही है, जब एक चला जाता है तो उसके फिर कोई ना कोई आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर आप देखिए। यहाँ पे साफ तौर पर यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। और दूसरा, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी कि भारत क्या धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग रहते हैं और किसी भी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं। अगला है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इसका आंसर है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता, अर्थात विभिन्न रूप, रंग, वेशभूषा वालों का समाज में सामंजस्य। आपने पढ़ा होगा मैथिली में कि अनेकता में एकता किस देश में है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है अनेकता में एकता कौन देश में अछि। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है। इसका परफेक्ट आंसर है कि विविधता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है। विविधता में एकता लोकतंत्र व्यवस्था की एक खास विशेषता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण बेल्जियम है। जब भी भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी जाति एवं धर्म लंबियों के लोग आपसी भेदभाव भूल करके एक साथ मिल करके इस संकट का सामना बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं। ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि जब अगर कोई किसी प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो सभी जो है एक साथ होकर के एक अनोखा आदर्श उदाहरण दे करके जो है सभी जो है डट करके सामना करते हैं, उस महामारी का हो या फिर किसी के अत्याचार का हो। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लैंगिक असमानता क्या है। इसका परफेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए कि लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेद करना, स्त्रियों को पुरुष की तुलना में दोयम या फिर कायम दर्जों का और हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़कियों को घर की चारदीवारी में कैद कर रखना और घर के कामकाज एक सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानता के उदाहरण भी हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान देना है बारीकी से। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। इसका परफेक्ट आंसर है कि ऋण के बदले अपने श्रम को बंधक बनाने वाला श्रमिक बंधु मजदूर कहलाता है। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित होती है।
ताकि कर्ज चुकाना असंभव हो। 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन आज भी बिना रोक टोक के जारी है। यानी कि पैसे तो बंधुआ मजदूर का अर्थ अगर हम लोग समझे, यानी कि आप जब किसी से कोई कर्ज लेते हो तो आप नहीं चुका पाते हो तो आप उसके बदले में उससे काम करते हो उसके यहाँ। अब जब आप काम करते हो तो वो अपने अनुसार जो उसको हक उसको लगता है वो आपको पैसे देते हैं, जिससे कि आप उसका कर्ज जल्दी चुका ना पाओ और उसके यहाँ आप गुलाम करते रहो। तो अगला प्रश्न 17 नंबर की जाति एवं नस्ल में क्या अंतर है। इसका परफेक्ट आंसर है कि जाति और नस्ल समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय है, किंतु नस्ल जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। तो ये थे जाति और नस्ल में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट है। अब चलते हैं अगले 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न आपका कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। इसका परफेक्ट आंसर है कि संविधान की सर्वोच्चता संघीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका आशय यह है कि संविधान लिखित, निश्चित तथा स्पष्ट हो। संविधान राज्य की सर्वोच्च विधि है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। केंद्र और इनको इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि किसी बीच किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसमें सहायक जो होते हैं वो संविधान होते हैं। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न है कि रंग भेद क्या है। इसका परफेक्ट आंसर है कि मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना, काले रंग वालों को गोरे रंग वाले लोगों की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित रखना, ये क्या है, रंग भेद कहलाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर कि सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है। इसका परफेक्ट आंसर है कि सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलती है तथा समूह संतुष्टि समूह महसूस करते हैं और विद्रोह की संभावना कम हो जाती है। महसूस करने के बाद जो विद्रोह की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर की जातिवाद की समस्या क्या है। इसका परफेक्ट आंसर है कि जातिवाद भारत की एक मुख्य सामाजिक समस्या माना जाता है। जाति व्यवस्था से ही समाज में उच्च नीच की भावना पैदा हुई है। कर्म के आधार पर विकसित जाति व्यवस्था जन्म के आधार को गले लगा ली, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। आज जातिवाद केवल सामाजिक समस्या ही नहीं, राजनीतिक समस्या भी बन गई है, क्योंकि जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगी है। इसकी रजनी कोठरी ने इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए सही कहा था कि आज थोड़ा सा ऊपर करते उसके बाद देखते हैं। आज हम जाति विहीन राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनका कहना था कि कहना सही है कि राजनीतिक में जातीयता का इतना प्रभाव हो गया है कि बेटी और वोट अपनी जाति को दो प्रकार प्रचलन किया गया है। तो चलिए फिर अगले 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो वैसे तो 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। सभी प्रश्नों को आपको हमने कहा था कि बारीकी से देखना है। तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिवारवाद क्या है। इसका परफेक्टली आंसर है कि अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार एवं संगे संबंधियों को राजनीतिक में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीतिक में परिवारवाद है। हाल के दशकों में यह परंपरा बनी है कि जिस जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, इसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी टिकट से खड़ा हुआ और किसी कारणवश उसे उस पद से इस्तीफा देना पड़े या हटना पड़ा, तो उसके जगह पर कोई और जो है उसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सामाजिक विभेदों का उदाहरण बुरा परिणाम क्या होता है। इसका परफेक्ट आंसर है कि इसका सबसे बुरा परिणाम है देश के विखंडन का प्रारंभ हो जाना और युगोस्लाविया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा 24 नंबर प्रश्न पे कि नस्लवाद क्या है। इसका परफेक्ट आंसर है कि जब किसी देश में नागरिकों के बीच नस्लों के आधार पर भेदभाव हो तब उस नस्लवाद कहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत एवं अश्वेतों के बीच भेदभाव है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग। एक और प्रश्न है 25 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न है। क्या सामाजिक विविधता की राजनीतिक किस
पर निर्भर करती है। इसका परफेक्ट आंसर है प्यारे साथियों आपका कि स्वयं किसी पहचान विभिन्न वर्गों के मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत करने के तरीके एवं सरकार की इन मांगों के प्रति सोच है। तो प्यारे साथियों ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 2023 के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर ले। अब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।